हाँ, बिल्कुल सही बात है। काशीराम जी का जो आंदोलन चला, एक्चुअली उन्होंने भी उस आंदोलन उससे पहले भी चल रहा था और महाराष्ट्र तक के लोग आया करते थे। काशीराम जी को भी थोड़ा सा बना बनाया इस एरिया में, दिल्ली और एनसीआर में मिला। उन्होंने भी एक तरह का गर्म लोहे पे वो मारी थी और नया बामसेफ नाम का एक नया संगठन चलाया था। उससे वो सिचुएशन बदलती चली गई। और जो वो पकाया सा कुछ पहले से गर्मी थी, जिसमें RS गवई, NH कुंभारे, दादा साहब रूपवते जैसे बड़े दलित समाज के लोग आया करते थे, नेता लोग हमारे, तो उससे एक पृष्ठभूमि सी मिल गई, तो वो एकदम बलवती हो गई। तो जनता और इन्होंने चूँकि काशीराम जी ने प्लान्ड तरीके से करा था, तो इनके तरफ से वो हो गई और वो संगठन काफ़ी हो गया। नतीजा आज हमारे सामने है कि कुछ इमारतें भी बन गई हैं। यद्यपि ये काम वाकई भी भाजपा के कोटे में जाएगा, पर कांग्रेस का ध्यान वाकई इस तरफ नहीं गया और इसमें वो थोड़ी उसकी गलती तो रही। लेकिन जो रचनात्मक कार्य था रोटी रोज़गार देने का, नौकरी देने का, वो कांग्रेस राज में ही बहुत ज़्यादा मिला। पर हाँ, बाबा साहब के नाम पर वो स्पेसिफिक काम नहीं कर सके। जैसे बाबा साहब का सारा कुछ नेहरू जी के साथ था। नेहरू जी से भी उनका एक, जो हमारे एक विद्वान, सामाजिक विद्वान कहते हैं चंद्रभान प्रसाद जी, कि जो है ऐसा लगता है कि उनका कोई सीक्रेट टाई अप था पंडित नेहरू से, कभी रोज़गार दो इन लोगों को। तो उनके समय तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, उसके बाद में इंदिरा जी के समय में इसका इफेक्ट आया, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से, बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण से। और एक कम्युनिस्ट लीडर थे उसमें कांग्रेस पार्टी में, केशव देव जी मालवीय, उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों में कर दिया। विद द रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ 3-3, 4-4 लाख की सैलरी पे अभी भी दलित रिटायर हो रहे हैं। तो उससे कांग्रेस ने नौकरियों में, रोटी रोज़गार में बहुत करा। ये जो हमारी सरकार है, ये रोटी रोज़गार पर, दलित के पे ध्यान नहीं दे रही। सेरेमोनियल काम वाकई इसने ज़्यादा किए हैं। मैं इंदौर भी दर्शन कराया हूँ, दिल्ली के जो माने ये प्रतीक और दिखने वाले काम ज्यादा है। बीजेपी के ये काम बीजेपी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बाबा साहब का जो मोटो सेंटेंस था, स्वराज्य हैज़ गॉट नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग ए कास्टलेस सोसाइटी, उस पर कोई भी सरकार ने बहुत अच्छे से काम नहीं किया। कांग्रेस का ये थोड़ा अच्छा काम मिला कि उन्होंने इकोनॉमिकली थोड़ा खड़ा करा। पूंजी का समाज है हमारा, उसमें उन्होंने थोड़ा सा हमें रोटी रोज़गार लायक कर दिया, तो जिससे हम थोड़ा सा साफ़ सुथरे कपड़ों में, अच्छे घरों में जो दिखने लगे हैं। इंशाअल्लाह ये आगे और समाज हमारा बढ़ेगा और कोई रास्ता निकलेगा रोटी रोज़गार का। शायद ये सरकार इस ओर ध्यान दे। सेरेमोनियल काम तो कर चुकी, अब इनसे आगे यही निवेदन है कि दलितों के रोटी रोज़गार जितना कम से कम मेरा सवाल ये है, मैं समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर लेवल के उस पे जाते रहता हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा यहाँ आने का मतलब ये है कि इस देश में अगर पूरे जनसंख्या में देख लिया जाए तो 20% से ज़्यादा दलित है। जनसंख्या के लिहाज से, वोटों की दृष्टि के लिहाज से सबसे ज़्यादा दलितों की जनसंख्या है। एक दलित लीडर, प्रतीक के तौर पे भले आज मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस कह दे कि हमने दलित को प्रेसिडेंट बना दिया, आप भी जानते हैं कि उनकी क्या स्थिति, कांग्रेस में उनकी कितनी मजबूती है, या बीजेपी में भी तमाम चेहरे खड़े कर दें, लेकिन उनकी क्या स्थिति आप भी जानते हैं। आप राष्ट्रपति बना दिया, सब कुछ बना दिया, बीजेपी भी कहती है। ये प्रतीकों की राजनीति कब तक होती रहेगी, पहला सवाल। और दूसरा, जो बामसेफ का, बहुजन का मूवमेंट लेके काशीराम ने एक अर्श पे पहुंचा दिया था, मायावती ने उसको फर्श पे लाने का काम नहीं किया। फर्श पे क्या, नेता की अपनी फितरत होती है। एक्चुअली बहन जी में उस तरह की क्वालिटी नहीं थी। उनका, काशीराम जी का एक अजीब गरीब त्याग था, उन्हें बनना ही कुछ नहीं था। और यहाँ ये है कि बनना भी है। बहन जी के समय आते आते वो आंदोलन ऐसे हो गया कि मुझे बनना भी है और मुझे अपनी भी चलानी है। विद द रिजल्ट किसी ने गलती से भी कुछ बोल दिया तो वो बाहर हो जाता है, बनाना भी है और बनाना भी है। तो जो हाँ जी करते रहो, बहन जी करते रहो, तो वहाँ जमे रहोगे, वहाँ कुछ बन भी जाओगे। काशीराम जी जैसा समर्पण बाबा साहब के बाद वो काशीराम जी में ही हुआ, उसके बाद अभी तक इतना समर्पण वाला नेता अब कहाँ जा रही है। देखिए, अगर अपने समाज का नेता ना हो, कहते हैं ना कि जब जिस समाज से निकला हुआ नेता रहता है, वो रहन सहन, सोच विचार, वो कष्ट, वो पीड़ा, वो भावना समझता है, तो उसकी जो फीलिंग होती है, उससे जो समाज अटैच होता है, शायद प्रतीकों की राजनीति करने वालों से नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ, अब दलित समाज का कोई लीडर भविष्य में आपको कहाँ जाता है और ये चिंतन किधर जा रहा है? नहीं, चिंतन दिख रहा है। थोड़ा समाज एकदम निष्क्रिय नहीं होता है। जैसे भाई चंद्रशेखर के रूप में थोड़ा काम हो रहा, उसने लड़के ने भी शुरू किया है, वो मिलता भी है अभी। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं भी कुछ बनाई नहीं तो मिल तो ले गई, लेकिन आप माने रखो, आप हाथ मिलाएंगे वो कौली भर के मिलता है। अगले के पास भी तो लोग समर्थन कर रहे हैं, युवा लोगों का बड़ा तगड़ा समर्थन है। और राजस्थान के चुनाव में तो ये बताया कि 28 सीटों पे 44 पे वो लड़ा और 28 सीटों पे उसके आदमी दूसरे नंबर पे आए। और पहली बार ये देखा गया कि वो ये कह रहा कि हमारे वोट
कटवा पार्टी ने किसी ने वोट काटे हैं, नहीं तो हमारे 3 आदमी फला फला बांसूर से। तो ये है कि वो बीएसपी को वोट कटवा कहने लगे चंद्रशेखर। हाँ, यही हुआ है। ये नहीं, एक्चुअली जो ये पूंजी के राजनेता होते हैं, इनको सबसे पहले तो वोट चाहिए। जब वोट का वहाँ गणित उसका ऐसा आया, उसका आदमी जो वो था जसवंत सिंह गुर्जर, वो जीते इसी चक्कर में रहेगा। वो भी ये सोचा भाई मेरे पे ही आरोप लग रहा है बार बार मैं वोट काट रहा हूँ, तो मेरे के भी तो 3 आदमियों के वोट कटे हैं। मैंने रात दिन लगाया, मैंने 2 दिन के हेलीकॉप्टर का भी जुगाड़ करा, सब कुछ करा, बेनीवाल से भी समझौता करा। फिर भी एक तबका दलित का और खास करके वेस्टर्न यूपी का, आपको लग रहा है चंद्रशेखर के पीछे लामबंद हो पाएगा? नहीं, युवा तो हो पाएगा, हो पा रहा दिख रहा। हाँ, हम जो बुजुर्ग से लोग हैं, बड़े लोग हैं, आंदोलन के बाम से वगैरह के हैं, उनकी अभी फीलिंग यही है कभी ये जो इससे नुकसान होता आंदोलन को, वोट कट जाता, वोट तो लिमिटेड है। तो अभी बीएसपी चलेगी। क्या कह रहे थे आगे? हाँ, तो उन्होंने जयप्रकाश सिंह जी का ये कथन है कि अगर 3 साल में भी ये लड़का आनंद प्रकाश नाम है, क्या नाम है? आनंद उनके भाई हैं, आकाश उनके लड़के। आकाश आनंद, हाँ आकाश आनंद है। अगर ये 3 साल में भी लड़का संभल जाता है, बोलता, नेतृत्व करने की क्षमता इसमें पैदा हो जाती, तो हम इसको नेतृत्व मान लेंगे, क्योंकि बड़ा वोट उधर ही है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम कोई विकल्प तलाशेंगे और कदाचित वो विकल्प जब सर हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि जो युवा वर्ग उनसे जुड़ रहा है, वो युवा वर्ग क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है, क्योंकि बाबा साहब का मोटिव था कि शिक्षित बनो सबसे पहले, उसके मजबूत बनो, संघर्ष कर सकते हो। क्योंकि जो युवा उनके साथ जुड़ रहा है, वो जोश तो है लेकिन अकल नहीं है उसके पास। तो हमें सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देना होगा, तब उनके साथ जुड़ जाए। क्योंकि मान लीजिए चंद्रशेखर आज़ाद अगर राजनीतिक रूप से सफल होते भी हैं, तो उनकी सरकार में कैसे लोग होंगे? अनपढ़ तो सरकार नहीं चला सकते, गुंडे मवाली तो सरकार नहीं चला सकते। आप ये कौन सी बात कर रहे हो? अरे कौन सी बात कर रहे हो? नेता बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई शिक्षा पैमाना है? सर, अब हमारे भारत में देखिए बड़ा है, एजुकेशन का रेट बड़ा है। इस तरह से आने वाले भविष्य में भारत नेता स्वीकार नहीं करेगा जो अशिक्षित और अनपढ़ गंवार हो। तुम्हारी बात से हम समझे, बड़े लोग भी हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भाई ने जो कहा है इस चीज़ को कि नेता एमपी या विधायक या निगम पार्षद बनने के लिए, देखिए देश चलाना है, अगर भारत देश अगर चलाना है तो पढ़े लिखे लोगों की तो उपस्थिति होनी जरूरी है। क्यों कि अनपढ़ व्यक्ति ज़्यादा क्या करेगा वो? अगर मान लीजिए कोई हमें हॉस्पिटल का निर्माण करना है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण करना है, या किसी हमें इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण करना है, तो उस टाइप के पढ़े लिखे लोग हमें सुनिश्चित करने पड़ेंगे, सांसद भी, विधायक भी। देखिए एक बात बताऊं, एक सब्जेक्ट है लोक प्रशासन, नहीं एक सब्जेक्ट है, एक मिनट सुन लीजिए, एक सब्जेक्ट है लोक प्रशासन। उसमें यह पढ़ाया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हो, जिसके पास शासन प्रशासन का काम हो, उसे जर्नलिस्ट होना चाहिए। जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार वाला नहीं, जनरल वाला। उसे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। स्पेशलिस्ट का काम है कि वो पुल बनाए, वो ऑपरेशन करे, लेकिन सामान्य प्रशासन के लिए सब चीज़ों की जानकारी रखने वाला। इसी तरह नेता के लिए सबसे बड़ी चीज़, क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं, जनता की चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि नहीं, वो कितना बड़ा इंजीनियर है, कितना बड़ा डॉक्टर है, ये नेता के लिए ज़रूरी नहीं है। बहरहाल मेरी चर्चा जो दलित विमर्श को, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए एक अनपढ़ व्यक्ति को आपने सांसद बना दिया, लेकिन एक आईएएस पीसीएस अफसर या कोई भी किसी भी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जो सीनियर हेड जो बनेगा, जिसका वो पूरा डिसीजन लेगा। आप मेरी बात ही नहीं समझ पाए। एमपी बनने के लिए यही बाबा साहब अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं, अगर आप संविधान सभा की बहस में जाकर देखेंगे तो आप इनके तर्क सुनिएगा कि क्यों एमपी एमएलए के लिए पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बाध्यता की वो इतना पास। उस संविधान सभा की बैठक में बहुत पुरजोर तरीके से इन्होंने इस बात को पक्ष दिया था कि पढ़ाई लिखाई आए तो ठीक है, लेकिन एक बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र को इसीलिए अपना रहे हैं कि यहाँ हर आदमी की कीमत एक वोट बराबर हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, पुजारी हो, पंडित हो। ये कहा है एक चीज़, एक शब्द में उन्होंने बात खत्म करी है कि अगर भारत का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बढ़िया नहीं होंगे तो गलत साबित होगा। अगर संविधान की अगर जिसको समझ ही नहीं होगी, संसद में जब
इम्प्लीमेंट करेंगे, संविधान के अंदर छेड़छाड़ करेंगे या कोई बदलाव करेंगे संविधान में, तो जब उसके संविधान के स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा कि संविधान में छेड़नी कौन सी लाइन है, तो वो अनपढ़ व्यक्ति संसद में बैठ जाए, चाहे विधानसभा में बैठ जाए, चाहे नगर पालिका में चले जाए, वो लोग संविधान का गलत ही उपयोग करेंगे। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान में व्यवस्था की है कि अगर विधानसभा, अगर विधायिका और कार्यपालिका संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी तो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का उसे अधिकार है। महिला इतना टेढ़ी बातों में मैं नहीं फंसना चाहता।